अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर बॉटनी में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, द सेल। लेक्चर 1 डिस्कस करेंगे इसका, और जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है सेल, इसकी डेफिनेशन, सेल थ्योरीज, प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, और सेल की आइसोलेशन की टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। ये रिवीजन क्लासेस हैं। सबसे पहले सेल की डेफिनेशन देखेंगे। सेल का जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, काइटोस, जिसके मतलब सेल है, और लैटिन वर्ड से डिस्क्राइब हुआ है, सीला, इसका मतलब होलो स्पेस है। वो स्ट्रक्चर जिसमें होलो स्पेस होगा उसको सेल कहेंगे। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर एबिलिटी है कि ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी एक सेल डिवाइड होकर दो सेल्स बना सकता है। इसके अंदर जो इनका न्यूक्लियर मटेरियल है ये डुप्लीकेट होगा, डिवाइड होने के बाद जो नए डॉटर सेल बनेंगे उनके अंदर भी चला जाएगा। एग्जैक्टली जैसा मटेरियल इसके पास है इसी से बनने वाले डॉटर सेल्स में मौजूद होगा। तो सेल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है और इनके अंदर एबिलिटी है कि वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। एक लीफ है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं जो मिलकर टिश्यूज बना रहे हैं। सपोज करें कि ये जो टिश्यूज हैं ये पैरेंकाइमेटस सेल के पैरेंकाइमेटस टिश्यूज हैं। पैरेंकाइमेटस टिश्यूज में क्या होगा कि एक बड़ा सा वैक्यूल होता है और साइड में क्या होता है, इसके सोलूट्स होते हैं। तो ये अपना फूड मटेरियल जब बनाएगा तो ये सोलूट पूरे सेल में मूव करेगा। अब सोलूट के अंदर एबिलिटी है कि वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा। जो वाटर को अट्रैक्ट करेगा तो इसके अंदर जो वैक्यूल है इसका ये अपना साइज इंक्रीज करेगा, टर्जिड होने लग जाएगा। तो प्लांट के जो लीफ इरेक्ट नजर आ रहे हैं वो इस टर्जिडिटी की वजह से नजर आ रहे हैं पैरेंकाइमेटस सेल की। फंक्शन क्या है, फूड मटेरियल भी प्रिपेयर कर रहा है और टर्जिड कर रहा है, सेल्स को एक मेंटेन शेप प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह का कोलेनकाइमेटस टिश्यूज हैं, उनका फंक्शन क्या है कि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। जाइलम के टिश्यूज मौजूद हैं, स्ट्रक्चर क्या है, वो डबल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर, उसके ऊपर लिग्निन की डिपोजिशन है। उसका फंक्शन क्या है कि वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो हर सेल जो है वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाएगा और उसके साथ साथ उसका कुछ ना कुछ फंक्शंस होता है। तो सेल को इसीलिए स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट कहा जाता है लाइफ के। माइक्रोस्कोपिक नेचर है, यानी नेकेड आई से विजिबल नहीं है, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही इनके तमाम स्ट्रक्चर्स को देखा जा सकता है। डिस्कवरी कैसे हुई सेल की? तो सेल की डिस्कवरी तभी हुई तब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, क्योंकि सेल का साइज छोटा था, उसको नेकेड आई से विजिबल नहीं किया जा सकता। तो जैसे माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ वैसे ही सेल को डिस्कवर किया गया। माइक्रोस्कोप क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो है वो स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देखा जा सकता है। तो माइक्रोस्कोप को सबसे पहले डेविड जेनसन ने डिस्कवर किया, फिर जो है वो प्रॉपर डिजाइनिंग जो है वो गैलीलियो ने की थी। शुरू में इस तरह के माइक्रोस्कोप्स आते थे, इनका फंक्शन यही था कि ये ऑब्जेक्ट्स के जो स्मॉल साइज उसको बड़ा कर दिखाते थे। सेल को जो डिस्कवर किया वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया 1665 में, एक स्मॉल पीस से कॉर्क आउटर लेयर है प्लांट के अंदर, सेकेंडरी ग्रोथ की दौरान बनती है। जब इसने कॉर्क के सेल्स को जो है वो माइक्रोस्कोप में प्लेस किया तो उसने देखा कि इसके अंदर कुछ छोटे छोटे चैम्बर्स मौजूद हैं। हर चैम्बर को उसने सेल का नाम दे दिया। ये कोर का टिश्यू है, पीस है। जब उसने उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो जो छोटे छोटे सेल्स थे ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट या चैम्बर नजर आ रहे हैं, ये बड़े होकर नजर आने लगे और हर चैम्बर को उसने सेल का नाम दे दिया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आया, एक और साइंटिस्ट, उसने कहा कि सेल के अंदर जो है वो राउंडेड बॉडी है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये एक सेल है, इसके अंदर जो है ये डेंस मटेरियल नजर आ रहा है, राउंडेड सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको उसने न्यूक्लियस का नाम दे दिया। जिन प्लांट से डिस्कवर किया उसने वो ऑर्किड्स थे, ये ऑर्किड्स प्लांट है। शील्डन एंड सेचुआन ने कहा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंट की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की,
इनका कहना था कि प्लांट और एनिमल तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से कंपोज हुए हैं। सचुआन ने क्या किया कि ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस के अराउंड कोई एक फ्लूइड है जो सराउंड कर रहा है। ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में यहाँ पर कोई एक फ्लूइड मूव कर रहा है। इस फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो सबसे पहले जो है वो सचुआन साइंटिस्ट था, उसने साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी। डेफिनेशन क्या है सेल की कि ये एक वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, सराउंड करेगा सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस से। उसके आखिर में क्या है, उनके अराउंड एक मेम्ब्रेन मौजूद होगी। ये एक न्यूक्लियस है, इसकी सराउंडिंग में इसका सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है जिसे साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, और बिल्कुल आउटर मोस्ट में मेम्ब्रेन होगी जो इन तमाम चीज़ों को इंक्लोज करेगी। डेफिनेशन क्या है प्रॉपर सेल की कि ये स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, यानी अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल मौजूद होगा। बहुत सारे सेल्स मौजूद होंगे तो वो एक टिश्यूज बना लेंगे। अब ये टिश्यूज मिलकर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। जैसे जाइलम के सेल्स हैं, इनका फंक्शन क्या होगा कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। फंक्शन क्या होगा इनका, ये वाटर या मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेंगे रूट से लेकर शूट, लीव्स और इसके फ्लावर जितने भी पार्ट्स हैं तमाम उन पार्ट्स तक। क्या क्या चीज़ें होंगी सेल के अंदर, इसका प्रोटोप्लाज्म होगा जिसमें इसका न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मौजूद होगा। सेंटर में न्यूक्लियस है जहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म है, सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, और उसके अराउंड जो है वो एक मेम्ब्रेन मौजूद है। ये न्यूक्लियस है, यहाँ इसका सेमी फ्लूइड सब्सटेंस मौजूद है जिसे साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। एक मेम्ब्रेन मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन है। अब ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म बना रहा है। तो सेल की डेफिनेशन क्या है कि ये प्रोटोप्लाज्म पे कंप्राइज होगा, यानी इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म होंगे। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर ये है कि उसके अंदर सेल मौजूद होगा। आपने वायरसेस पढ़े थे, वायरस पार्टिकल्स के अंदर जो है वो सेल नहीं होता था, ना उनके पास ये न्यूक्लियस मौजूद था और ना ही इनके पास साइटोप्लाज्म मौजूद था। इसी वजह से वो सेल के डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते थे और उन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया था। सेल जो प्लांट और एनिमल सेल हैं उनमें कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स मौजूद हैं, सिवाय प्लांट सेल के जिसके अंदर सेल वॉल मौजूद होगी, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। तो कुछ डिफरेंसेस हैं, मोर और लेस सिमिलर हैं मगर कुछ डिफरेंसेस हैं प्लांट और एनिमल सेल में, उनको डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल का शेप जो है वो रेक्टेंगुलर होगा और इसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा होगा एनिमल सेल के मुकाबले में, जबकि एनिमल सेल जो है वो राउंडेड है, स्मॉलर है प्लांट सेल के मुकाबले में। प्लांट को जो है वो सपोर्ट के लिए इनके पास शेप मेंटेन करने के लिए एक मेम्ब्रेन मौजूद है जिसे सेल वॉल कहते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। न्यूक्लियस जो है वो इनका इनर साइड की तरफ होगा सेल के, जबकि एनिमल सेल में सेंटर में मौजूद होगा न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ब्रेक डाउन करवाएंगे फूड कंपाउंड्स की। तो क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कम होंगे, फ्यू नंबर होंगे, जबकि यहाँ जो है एनिमल सेल ये अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करते, हिट्रोट्रॉप्स हैं, तो ये फूड मटेरियल को ब्रेक करके एनर्जी हासिल करेंगे, तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज़्यादा है। यहाँ प्लास्टिड मौजूद है, ऑटोट्रॉफ है, क्लोरोफिल मौजूद होगा इनके पास फोटोसिंथेसिस के लिए, तो प्लास्टिड मौजूद है इनके पास। यहाँ प्लास्टिड्स एब्सेंट है क्योंकि ये अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करती, हिट्रोट्रॉप्स है। सेंट्रोसोम एब्सेंट होगा इनके अंदर। सेंट्रोसोम एक राउंडेड बॉडी है जिसके अंदर सेंट्रियोल मौजूद होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है कि वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कराते हैं। एनिमल सेल के अंदर क्या होगा, यहाँ ये एब्सेंट होंगे, तो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन जो है वो उसी ओरिजिन से अराइज होगी, मगर सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल यहाँ मौजूद नहीं होते। जबकि एनिमल सेल के अंदर जो है वो सेंट्रोसोम मौजूद होंगे जहाँ सेंट्रियोल मौजूद होते हैं। एक राउंडेड स्ट्रक्चर है सेंट्रोसोम, इसके अंदर जो है वो 2 सेंट्रियोल मौजूद होंगे। इनका फंक्शन क्या है कि ये जब सेल डिवीजन का टाइम होगा तो ये इस तरह स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। इन फाइबर्स का फंक्शन क्या होगा कि ये क्रोमोसोम्स को अटैच करेंगे।
तो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम मौजूद होंगे और प्लांट सेल के अंदर ये सेंट्रोसोम एब्सेंट होंगे। यहाँ जो है एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होगा इनके सेल के अंदर, और यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स मौजूद होंगे। ये जो है एक प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। न्यूक्लियस जो है वो इनकी इनर साइड की तरफ होगा, यहाँ न्यूक्लियस सेंटर में होगा। आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग इनके पास सेल वॉल मौजूद होगी जो इनको प्रोटेक्ट करेगी, और इसके सराउंडिंग इनर साइड पर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी। जबकि इनके पास सेल वॉल मौजूद नहीं है, सिर्फ एक ही लेयर मौजूद है जिसे सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। एक बड़ा सा वैक्यूल मौजूद है इनके पास। वैक्यूल का फंक्शन क्या है कि ये स्टोर करेगा वाटर को और फूड या वेस्ट प्रोडक्ट को। यहाँ छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होंगे। यहाँ पर प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा, जिसमें प्लास्टिड्स मौजूद होंगे जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। चूंकि ये एनिमल सेल हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं, तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस है प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हम सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है वो सबसे पहले शील्डन एंड सेचुआर ने प्रपोज की थी। इन्होंने कहा था कि तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर कंप्राइज होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें या एक सेल होगा या एक से ज़्यादा सेल होंगे। हर सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, यानी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे उस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, और उनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रोल होगा। इन दोनों साइंटिस्ट का कहना था कि सेल जो है वो एक डी नोवो स्ट्रक्चर है। डी नोवो मतलब ये कुछ नॉन सेलुलर मटेरियल से अराइज हुआ है। मगर एक और साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने जो है वो इस पॉइंट को जो है वो गलत करार दे दिया। उन्होंने कहा कि सेल जो है वो प्रोड्यूस होंगे अपने पुराने सेल के डिवीजन से, यानी कोई एक प्रीवियस सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है, उसके डिवीजन होगी तो नए सेल प्रोड्यूस होंगे। और ये कोई डी नोवो स्ट्रक्चर नहीं है। डी नोवो मतलब कि कुछ ऐसे जो डेड मटेरियल या नॉन लिविंग कंपाउंड्स हैं उनको स्कैटर्ड कर दे, जमा कर दें तो सेल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल जो है वो हमेशा तब प्रोड्यूस होगा जब किसी सेल के अंदर डिवीजन होगी और वो नए सेल्स प्रोड्यूस करेगी। सेल के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल होता है, यानी उसका न्यूक्लियस होता है, और ये हेरिडिटरी कैरेक्टर जो है वो नए बनने वाले सेल्स में ट्रांसफर होते हैं। ये एक सेल है, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस मौजूद है जिसमें इसका हेरिडिटरी कैरेक्टर मौजूद है डीएनए की फॉर्म में। जब डिवीजन का टाइम होगा तो ये डीएनए इसका रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेट होकर ये इक्वली नए बनने वाले सेल्स में डिवाइड होता जाएगा। ये एक सेल था, जब नए दो सेल्स बने तो इन दोनों के अंदर भी ये इसका न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होने लग गया और इन सब के पास इसका न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद था। हर सेल की एक लाइफ है और ये एनर्जी हासिल करेगा एनवायरनमेंट से, और इस एनर्जी को यूटिलाइज करके ये अपने डिफरेंट कंपाउंड्स को बनाएगा, अपने प्रोटोप्लाज्म को बनाएगा, ये अपने न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को, और दूसरे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या दूसरे जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनल्स हैं, तमाम ऑर्गेनल्स की फॉर्मेशन में यूटिलाइज करेगा इस एनर्जी को। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है वो एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। माइक्रोस इसके मतलब होते हैं स्मॉल, और स्कोपिंग का मतलब है टू सी, यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉल ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए यूज किया जाता है उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते उनकी स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। पहली लाइट माइक्रोस्कोप है। यहाँ पर जो विजिबल लाइट है उसको सोर्स यूज किया जाता है। लाइट को जो है वो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए। लाइट माइक्रोस्कोप को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो है सिंपल और डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप।
डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में एक सिंगल लेंस मौजूद होगा, ये जिसकी वजह से इस लेंस के थ्रू जो है वो ऑब्जेक्ट की स्टडी की जाएगी। ये एक सिंपल और डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है। ये मिरर रखा हुआ है, इसके अंदर लगा हुआ है मिरर, इसके अंदर ये लाइट को जो है वो कैप्चर करेगा, कैप्चर करने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा इस ऑब्जेक्ट पे जिसको स्टडी करना है। ये इसका स्टेज है, यहाँ पर जो है वो उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे जिसको हमें स्टडी करना है। और ये आईपीस है, इसके अंदर एक लेंस लगा हुआ है। अब ये लेंस जो है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड यानी बड़ा कर कर दिखा देगा। तो वो माइक्रोस्कोप जिसमें एक सिंगल लेंस यूज हो ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, उसको सिंपल और डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप की टाइप है क्योंकि यहाँ लाइट को यूज किया जा रहा है ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए। सेकेंड टाइप है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में या तो 2 लेंस होंगे या 2 से ज़्यादा लेंस होंगे, और इन लेंस के थ्रू जो है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते उनको, उनकी स्टडी की जाती है ताकि वो क्लियर और प्रोमिनेंट नज़र आने लग जाए। तो यहाँ जो 2 लेंस लगे हुए हैं, एक तो ये है आईपीस में इसके एक लेंस लगा हुआ है, ओक्यूलर होता है जो, यहाँ पर जो है वो आई के थ्रू ऑब्जेक्ट को देखते हैं। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, यहाँ पे इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक 10x होता है, एक जो है वो 40x होता है, एक 100x होता है, यानी ये मैग्नीफाई इतना कर सकता है। एक जो है 10x टाइम मैग्नीफाई कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, एक 40x टाइम कर रहा है, तो जो एक 100x टाइम का जो होगा वो 100 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा ऑब्जेक्ट को। तो ये वाले जो लेंस हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाते हैं। तो ये 2 डिफरेंट टाइप्स के लेंस लगे हुए हैं, तो इसलिए इनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये लाइट का सोर्स है। अब लाइट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है या मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर भी आ सकती है। ये वो स्टेज है जहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे स्लाइड के ऊपर रखकर, क्लिप्स के थ्रू उसको लगा देंगे ताकि ये हिल ना सके। और ये जो स्मॉल ओपनिंग नज़र आ रही है, अपर्चर नज़र आ रहा है, इस अपर्चर के थ्रू लाइट ट्रेवल करेगी और ऑब्जेक्ट की स्टडी करने में आसानी होगी। तो इस तरह के माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं जिसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के लेंस लगे होते हैं। सेकेंड टाइप है हमारे पास एक्सरे माइक्रोस्कोप। एक्सरे माइक्रोस्कोप में जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ की रेज को यूज किया जाता है सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू लिए, और ये जो है वो 3 डायमेंशनल इमेज बना देते हैं उस ऑब्जेक्ट की जिसको हमें विजिबल स्टडी करना होता है। ये एक एक्सरे माइक्रोस्कोप है। फंक्शन कैसे करता है कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखेंगे, एक्सरेज को पास करेंगे, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है ये इस कैमरा के थ्रू होता हुआ डिजिटल इमेज पीसी पर आने लग जाएगी, स्क्रीन पर आने लग जाएगी। तो जितने भी इसके अंदर तमाम छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी करा जाएगा इस इमेज के थ्रू, या डिजिटल इस कंप्यूटर के थ्रू देखा जाएगा। किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं? शॉर्ट वेवलेंथ की एक्सरेज को यूज़ कर रहे हैं लाइट के सोर्स के तौर पर। थर्ड टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ किया जाता है सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, लाइट के सोर्स के लिए। ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। यहाँ ये इसके आईपीस लगे हुए हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट को देखा जाएगा, या दूसरी तरह इस इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होगी और ये ट्रैवल होते होते इस सैंपल पर पड़ेंगे। सैंपल पर पड़ने के बाद ये इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं उनकी इमेज बनाने लग जाएगा और डिटेक्ट करके ये स्क्रीन पर आने लग जाएंगे। तो छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट जैसे कि पोलन क्रेन है, उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे मज़ीद स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, स्पाइंस लगे हुए हैं, ग्रूव्स बने हुए हैं, फ्लैजिला लगा हुआ है अगर किसके अंदर, तो इन सब की जो है स्टडी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से की जाती है। किसकी? मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? मैग्निफिकेशन वो पावर है माइक्रोस्कोप की कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करके दिखाती है। आपने सेफगार्ड का ऐड देखा होगा, उसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया को जो है वो बड़ा करके दिखाते हैं मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू। तो वो पावर जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो बड़ा करके दिखाया है उसे मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं।
अब जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर इतनी बड़ी होती है, इतनी टाइम्स जो है वो बड़ी होती है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये छोटा फ्लावर है, इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं, तो ये बड़ा नज़र आ रहा है मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू। इसी तरह अगर किसी की भी स्किन के ऊपर अगर जर्म्स हैं, नेकेड आई से नहीं नज़र आ रहे, तो वो इस मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये उन ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करके दिखा रहा है। मैग्नीफिकेशन पावर को कैलकुलेट कैसे करेंगे? आई पीस की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस से, यानी वो लेंस जो आई के करीब होगा उसकी पावर को उस लेंस से मल्टीप्लाई करेंगे जो ऑब्जेक्ट के करीब होगा। ये आई पीस है, इसकी पावर को अगर इसके लेंस से मल्टीप्लाई कर लें तो पता चल जाएगा कि ये इस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है, या ऑब्जेक्ट को कितने साइज तक बड़ा कर दिखा सकती है। रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? मिनिमम डिस्टेंस से किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान या किसी भी ऑब्जेक्ट के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसे रेजोल्यूशन कहेंगे। कोई भी दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एक इस प्ले पोजीशन में रखा हुआ है और एक बिल्कुल ही इसके करीब है, तो हो सकता है कि इनके दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो, तो जब मैग्नीफिकेशन लेंस के थ्रू देखेंगे तो ये थोड़े दूर दूर नजर आने लग जाएंगे। कैपेसिटी है कि ये सेपरेट करती है एडजेसेंट ऑब्जेक्ट को। ये पुअर रेजोल्यूशन है, यहाँ पर जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स करीब नज़र आ रहे हैं। ये कुछ थोड़ी बेटर है क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिस्टेंस नज़र आ रहा है। ये बेस्ट रेजोल्यूशन है जिसमें ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एक दूसरे से सेपरेट नज़र आ रहे। कंट्रास्ट किसे कहते हैं? कि डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो ऑब्जेक्ट के डिफ्रेंशिएट कर देना, इनको कंट्रास्ट कहते हैं। ये स्टेमिंग का पार्ट है, एंथर का क्रॉस सेक्शन है। एंथर किसे कहते हैं? पोलन फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में, जिसे स्टेमिन कहते हैं, जिसमें एंथर होता है, फिलामेंट होते हैं। एंथर के अंदर जो है वो पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। तो ये पोलन ग्रेन का जो है वो एक स्ट्रक्चर है, क्रॉस सेक्शन है। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट इसके सेल के कंपोनेंट्स बने हुए हैं, जैसे यहाँ पर इनके पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो रही है, माइक्रोस्पोरेंजियम है इसका। इसी तरह ये आउटर में जो है इनकी डिफरेंट लेयर्स है, उनको डिफरेंट कलर से डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो सेल के अंदर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो उसे कंट्रास्ट कहते हैं। इस कंट्रास्ट के लिए स्टेनिंग यानी डाई अप्लाई की जाती है ताकि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल होने लग जाए। क्यों करते हैं इनको? स्टेनिंग इसलिए करते हैं ताकि तमाम डिफरेंट पार्ट जो हैं वो सेल के अंदर वो क्लियरली विजिबल हो और स्टडी करने में उनको आसानी हो जाए। इसी तरह ये एक सेल है, इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल है। इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर से डाई से स्टेन किया गया है ताकि ऑब्जेक्ट की या इन पार्ट्स की स्टडी करने में आसानी हो। अब जो है वो कुछ डिफरेंसेस हैं लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा होती है, मगर इसकी रिजॉल्विंग पावर यानी ऑब्जेक्ट का दरमियान जो जितना भी डिस्टेंस था वो दिखाने की एबिलिटी या पावर जो है वो इनकी लिमिटेड होती है। 500 बेटर टाइम्स है इनकी पावर ह्यूमन आई के मुकाबले में, जो कि स्मॉल और सबसेलुलर स्ट्रक्चर को देखने के लिए इनफ है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर शॉर्टर वेवलेंथ को यूज़ किया जाता है विजिबल लाइट के बजाय। यहाँ जो रिजॉल्विंग पावर है वो 10,000 टाइम्स बेटर है ह्यूमन आई के मुकाबले में। यहाँ 500 टाइम्स थी, इनकी जो पावर है ये इनसे लाइट माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा है और ये 10,000 टाइम्स बेटर है। तो इस रिजॉल्विंग पावर पे जो है वो तमाम स्मॉल ऑर्गन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेल के अंदर वो क्लियरली विजिबल हो सकते हैं। इसीलिए जो है वो इंटरनल स्टडी करनी होती है तमाम डिफरेंट पार्ट्स की सेल की, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करवाई जाती है। टेक्निक्स क्या हैं सेल को आइसोलेट करने के लिए, सेल के कंपोनेंट्स आइसोलेट करने के लिए? तो सेल के अंदर जो है वो डिफरेंट केमिकल्स की कंपोजिशन होती है। अगर इन केमिकल कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाए तो उस प्रोसेस को फ्रैक्शनेशन कहते हैं।
एक सेल है, उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स है, सेलुलोज है, उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर लिपिड है। अगर इन तमाम कंपोनेंट्स को जो है वो आइसोलेट किया जाए, पता लगाया जाए कि भाई इस लीफ के अंदर कितना कंपोनेंट शामिल है, प्रोटीन का कितना कंपोनेंट शामिल है, कार्बोहाइड्रेट का कितना लिपिड शामिल है, तो इनको जो है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जाता है ताकि ये आइसोलेट हो सकें। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रैक्शनेशन। तो क्या करते हैं कि लीफ लेते हैं, उसके टिश्यूज लेते हैं, उनको ब्रेक करते हैं, होमोजेनाइज करते हैं, यानी एक जैसा उनका पेस्ट बना लेते हैं। तो उसके लिए जो होमोनाइजेशन के लिए कुछ मशीन्स यूज़ की जाती हैं, या सिंपल मेथड होता है कि उसको पिस्टल मोटार पर क्रश किया जाता है, किसी भी मीडियम के अंदर, वाटर के अंदर कर लें या किसी सॉल्वेंट के अंदर कर लें। तो उनका जो है वो एक तरह का होमोजेनाइज पेस्ट बनाया जाता है और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू उन कंपोनेंट्स को जो है वो सेपरेट किया जाता है। तो केमिकल कंपोजिशन मालूम करने के लिए, उनके डिफरेंट कंपोनेंट को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको फ्रैक्शनेशन कहते हैं। अब होमोजेनाइज करने के लिए जो है वो कोल्ड एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहे हैं। क्यों कोल्ड एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि प्रोटीन जो है वो सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर अगर प्रोवाइड कर देंगे तो वो डीनेचर हो जाएंगे, उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो भी डीनेचर हो जाएंगे। तो कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड एनवायरनमेंट यूज़ की जाती है ताकि वो ब्रेक ना हो। फिर उसके बाद जो है पेस्ट बनाने के बाद जो है वो एक स्पिनिंग एक्शन अप्लाई किया जाता है और इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसके अंदर ट्यूब रखते हैं, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब कहते हैं। उसके अंदर ये जो होमोजिनेट पेस्ट बनाया है हमने, उसको उसके अंदर रख देते हैं। तो अब ये क्या करती है मशीन, उसको राउंडेड उसकी जो है रोटेशन करवाएगी, जिसकी वजह से इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि सेल के अंदर न्यूक्लिया है, वो सेपरेट हो जाएंगे और बॉटम में जो है वो सेटल्ड हो जाएंगे सेडिमेंट्स की फॉर्म में। और जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं वो फ्लूइड के दरमियान, फ्लूइड के अंदर मौजूद होंगे। अब इनको आइसोलेट करने के लिए क्या करेंगे कि इनको दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। ये एक ट्यूब है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है। इसके अंदर जो है इसके लार्ज पार्टिकल्स है वो इसके बॉटम में इस तरह रह गए, जमा हो गए। अब ये जो फ्लूइड की कंडीशन है, यहाँ इसके स्मॉल पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब इन्हें स्मॉल पार्टिकल्स को आइसोलेट करने के लिए क्या करेंगे, इनको दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे या सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे, और ये सेडिमेंट्स जो हैं वो इसके बॉटम में ही रहेंगे। तो इस तरह जो है वो स्पीड बढ़ाते जाएंगे और स्मॉल पार्टिकल्स को आइसोलेट करते जाएंगे दूसरी टेस्ट ट्यूब में, दूसरी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, जब तक तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो इसके आइसोलेट ना हो जाए। तो इस वाले में क्या है, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक किया गया है, आइसोलेट किया गया है। इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम आइसोलेट हुए, इसमें जो है माइक्रोसोम्स हुए, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गई, फिर यहाँ पर राइबोसोम्स जो हैं वो आइसोलेट हुए। तो जितने स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे उतनी ही ज़्यादा उनको स्पीड रिक्वायर है, उतना ही ज़्यादा टाइम रिक्वायर है आइसोलेट करवाने के लिए। और इनको जो है वो ट्रांसफ़र करते जाएंगे दूसरी टेस्ट ट्यूब में या सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, जब तक वो डिज़ायर्ड कंपाउंड आइसोलेट ना हो जाए जो हमें। इन पार्टिकल्स को आइसोलेट करने के लिए जो है वो हाई स्पीड यूज़ की जाती है ताकि ये पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएं और इनको इजीली स्टडी किया जा सके। लो स्पीड पे कुछ पार्टिकल बॉटम में जमा होना शुरू हो गए, जैसे ही हाई स्पीड अप्लाई की तो स्मॉल पार्टिकल्स यहाँ पर सुपरनेटेड में मौजूद हैं और ये पैलेट्स या इसको सेडिमेंट भी कहते हैं। तो जितने स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा स्पीड रिक्वायर होगी उनको आइसोलेट करने के लिए। ये पूरा डायग्राम्स का ओवरव्यू है कि प्लांट के टिश्यूज़ लिए, हमको होमोजेनाइज किया, एक जैसा पेस्ट बनाया, पेस्ट बनाने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई उनके अंदर। सेंट्रीफ्यूगेशन ने क्या करवाया कि उनके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स थे उनको आइसोलेट करा। जो बड़े पार्टिकल्स थे वो जो जितने भी बड़े कंपोनेंट्स थे वो पहले वाले प्रोसेस में आइसोलेट हुए और जो स्मॉलेस्ट थे वो लास्ट में हुए और स्पीड बढ़ाते गए।
अब जो है वो हमारे पास डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस यानी कि उनके न्यूक्लियस के अराउंड में एक मेम्ब्रेन है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं। बीच में एक डेंस बॉडी है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसका फंक्शन राइबोसोम्स को बनाना होता है। न्यूक्लियोपोर मौजूद है जिसके जरिए जो है वो जब प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्मेशन होगी तो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में मूव करेगा। तो यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियोपोर मौजूद है। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, यानी उनका जो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर फ्रीली फॉर्म में मौजूद होगा इस तरह। इसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं होगी, ना न्यूक्लियोपोर होगा ना न्यूक्लियोलस होगा, कुछ भी नहीं मौजूद होगा। इनके पास जो है यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। वो ऑर्गेनेल्स जिनके अराउंड जो है वो मेम्ब्रेन मौजूद होगी वो यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक या सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स ही हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में कौन से आ जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तमाम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो सराउंड होगी, न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो डीएनए जो यानी इसका जो न्यूक्लियस है वो सराउंड होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोपोर मौजूद होंगे। यहाँ जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल क्वाइल्ड होगा, सेंटर में मौजूद होगा और इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। राइबोसोम्स जो है वो लार्ज साइज के हैं, बड़े हैं यहाँ पर, और अटैच कहाँ पर होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या फ्रीली मौजूद होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ जो राइबोसोम्स हैं ये स्मॉल साइज हैं, चूंकि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फॉर्म में मौजूद होंगे। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है, फ्लूइड होता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब यहाँ पर जो है वो ट्रू न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी मौजूद है। चूंकि यहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो फ्रीली फॉर्म में मौजूद है तो यहाँ इनके अंदर जो है वो इनके न्यूक्लियस के पास जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद नहीं है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इनके कहाँ प्रेजेंट होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। और फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, वहाँ से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होगा। जबकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो वो सिंपलेस्ट है और यहाँ जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एक इन्वेजिनेटेड स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह फिंगर लाइक, जिसे मीजोसोम्स कहेंगे। इन मीजोसोम्स के अंदर कुछ एंजाइम्स मौजूद होंगे और इन एंजाइम्स का फंक्शन क्या है कि ये रेस्पिरेशन भी करवाएंगे, फोटोसिंथेसिस भी करवाएंगे और नाइट्रोजन को फिक्सेशन भी करवाएंगे और सेल डिवीजन का प्रोसेस भी इसी मीजोसोम्स के थ्रू होगा। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अमीबा एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की, और मल्टीसेलुलर में प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर है, यानी इनकी बॉडी सिंगल सेल पर कंप्राइज करती है। इसके अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर वो जो ग्रुप ऑफ सेल मिलके डिफरेंट तरह के सेल्स मिलके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को डेवलप कर ले, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक से ज़्यादा सेल होंगे इनकी बॉडी में। अब ये जो है वो यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोपोर मौजूद है, न्यूक्लियोलस मौजूद है और फ्लूइड मौजूद है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को जो है वो ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ जो है वो न्यूक्लियस जो है वो फ्रीली फॉर्म में मौजूद है, इस तरह आज़ादना मौजूद है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है यहाँ पर सराउंडिंग के लिए, तो इस कंडीशन को जो है वो न्यूक्लियोइड कहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज हैं, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम्स मौजूद हैं। तो यहाँ जो है कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं। राइबोसोम्स जो है वो इनके फ्रीली मौजूद हैं सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के पास। यहाँ जो है राइबोसोम्स अटैच होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। इसके अलावा जो है इनके पास जो है वो इन सेल्स के अंदर जो है वो सेंट्रियोल मौजूद है, जो कि डिवीजन होगी तो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करवाएगा।
यहाँ जब डिवीजन होगी तो यहाँ इनके सेल के मेम्ब्रेन के अंदर इनवेजिनेटेड स्ट्रक्चर होगा मीसोसोम्स। जब डिवीजन का टाइम होगा तो ये यहाँ इनसे डुप्लीकेट होंगे और 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज।